जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास। मेरे साथ है भाई अजय सिंह जी भसौड़ वाले, भाई अजय सिंह यादव, मूल निवासी शिकोहाबाद। तो अजय भाई, अ, राम राम बहुत सभी को। 2014 और 19 के बाद जब हम हैट्रिक लगाने जा रहे थे यूपी में, तो बहुत बुरी मार पड़ी है। और शायद अच्छा सपा ने आज तक का अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है अब तक का सबसे बेस्ट। और सबसे वर्स्ट से उठ के सबसे बेस्ट पे पहुंची है। जी। क्या हुआ, क्या है ये, जरा इसकी समीक्षा आप कैसे करते हैं? पहले स्थिति बताइए, ये भाजपा हुई। हारी कहाँ है, कहाँ कहाँ हारी, कैसे हारी? सबसे पूर्वांचल का तो आइडिया पहले से था, 2022 से था कि पूर्वांचल मुश्किल है। और पर उम्मीद ये थी मुझे कि कम से कम करीबी फाइट होगी, 10,000, 15,000, 20,000 की बढ़त पे भाजपा निकाल ले जाएगी। लेकिन वो नहीं हुआ। वोट शिफ्ट 20-20% तक हुआ है कुछ सीटों पर। वोट इतना गया है कि 20-20% तक। अभी 2-3 दिन पहले आपकी ही इस वीडियो पे किसी ने कमेंट कर दिया था, क्योंकि मैं बार बार पूर्वांचल के लिए ये कह रहा था कि पूर्वांचल बहुत मुश्किल है। तो उस पर लिखा था कि नहीं भाई, ये तो सफाई है और कानपुर जैसी सीट को फंसी हुई बता रहे हैं। ये हम्म। किसी का कमेंट था। मुझे याद है, वो कमेंट याद है। और कानपुर सीट की स्थिति ये है कि जो कानपुर भाजपा का गढ़ माना जाता है, आपका 10.5% वोट सीधे नीचे गया है और आप मात्र 20,000 वोट से रोते गाते जीते हैं जैसे तैसे। फंसी ये हुई सीट थी कानपुर की वो। हालत है। अलीगढ़ वो तो आप हारते मात्र हारते। 15,000 से जीते हैं। अलीगढ़ जो भाजपा का गढ़ कहा जाता है, वहां आप 15,000 वोट से जीते हैं। हाथरस, फतेहपुर सीकरी आप रोते गाते जीते हैं। ये स्थिति रही है आपकी उन सीटों पे जो आपका मजबूत गढ़ थे। बनारस, जहां से खुद मोदी जी प्रत्याशी थे, 1.5 लाख से जीत पाए हैं। और ये मैं पहले से कह चुका हूं, लिख भी चुका हूं कि बनारस में मार्जिन घटने वाला है जीत का। पूर्वांचल शुरू से बिगड़ा हुआ था और स्थिति इतनी बदतर रही है कि पूर्वांचल की 36 सीटें, आप आखिरी के 3 चरण मान लीजिए, 24 सीटें सपा जीतती है और 12 सीटें जीतती है बीजेपी। जिस पूर्वांचल को गढ़ माना जाना चाहिए, वहां पर रिजल्ट ये रहा। और शुक्र मनाइए जाटों का, मैं खुल के कह रहा हूं और कोई ना कहे शायद, कि अगर जाटों ने पूरा जोर ना लगा दिया होता, तो जाट बहुल 16 सीटें हैं पहले 2 चरण की, वहां पे आप 10 सीटें जीत गए हो अकेले, 2 आरएलडी, 12 सीटें। तो उन 16 में से आप मात्र 4 सीटें हारे हो, वो भी ऐसी स्थिति में जहां पर ज्यादातर सीट वो है जहां 25%, 30% से 40% मुसलमान है। हम्म। वहां आप नहीं हारे। उसके बाद आप बुंदेलखंड में जाते हो, जहां पे सबसे सुरक्षित माना जाता है बीजेपी को, और 2022 में भी आप एक तरफा जीते थे बुंदेलखंड। बुंदेलखंड 5 में से 4 सीटें आप हार जाते हो और सभी करीबी मुकाबलों में हारते हो। अंदाजा लग जाना चाहिए कि गलतियां किस स्तर की हुई हैं, कहां कहां हुई हैं। आम आदमी क्यों परेशान था, आम आदमी ने क्यों वोट दिया। इसे अखिलेश की जीत मत मानिए। अखिलेश का सिर्फ इतना योगदान है कि टिकट वितरण वाकई उन्होंने समझदारी से कर दिया, इसे स्वीकारना पड़ेगा। बाकी ये शुद्ध रूप से विशुद्ध भाजपा की हार है। जैसे हमें ईमानदारी से ये गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए कि हमसे सीटों की गणना करने में गलती हुई, बंगाल में भी हुई, उत्तर प्रदेश में भी हुई, वैसे ही भाजपा से भी विकट गलती हुई और भाजपा ये चुनाव हारी है, सपा जीती नहीं है। भाजपा ने थाली में सजा के सीटें दी हैं कई जगह पे। सेंट्रल में आपको 2022 में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था और उन सीटों पे जहां 4 या 5 विधानसभाएं हों और आप सारी जीत रहे हो, वो आप लोकसभा में हार जाते हो। आपके अपने विधायक आपका साथ नहीं देते,
आपका कार्यकर्ता घर में से नहीं निकलता है, तो यहां सपा नहीं जीती, एक्चुअल में भाजपा ही हारी। रीजन वाइज थोड़ी बदतर स्थिति तो रही। आप अगर वेस्ट को छोड़ दें 16 सीटों को, तो सभी रीजन में लगभग आप पिछले हो। पहला और तीसरा चरण आपका सिर्फ ठीक रहा है, उसके बाद आप देखेंगे तो दूसरे से लगा करके और आखिरी चरण तक आपको पटका है सपा ने यूपी में, और इसमें कोई संदेह वाली चीज है ही नहीं कि पटके गए हो। तो हार तो है और करारी है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, मैं आज एक जगह कहीं पढ़ रहा था, अब आंकड़ा सही है गलत है मुझे नहीं मालूम, पर मैंने अभी भी पढ़ा है कि सपा को 1,40,00,000 वोट 2019 की तुलना में एक्स्ट्रा मिला है शायद, या ये 2014 आंकड़ा की तुलना। पॉसिबल इसलिए नहीं है, मैं हाँ। बता दूं ये आंकड़ा क्यों पॉसिबल नहीं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना अलग बात होती है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही ज्यादा है। पूरे भारत में जो भाजपा का वोट घटा है वो सिर्फ 0.8% घटा है, 1% भी पूरा नहीं। 2014 से अभी भी आपको 5% ज्यादा वोट मिला है भारत में। जब आपकी 282 सीटें आई थी, उससे आप 4.5-5% वोट ज्यादा लेके आए हो इस बार। 1989 के बाद के अगर आप सारे चुनाव देख लें तो ये थर्ड बेस्ट परफॉर्मेंस है, फोर्थ बेस्ट। 44 सीटें शायद नरसिम्हा राव जी ले आए थे, 244, और जो 4 बेस्ट हैं उनमें से 3 तो मोदी जी की हैं, बाकी कोई और इतनी सीट ला नहीं पाया, और वो भी लगातार तीसरे टर्म में, तो वो एक अलग चीज है। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का वोट उतना नहीं घटा है, घटा है तो उतना ज्यादा नहीं घटा है कि 1.5 करोड़ वोट सपा एक्स्ट्रा ले गई हो। और अगर आप सीटों पे देखेंगे तो आधी सीटें वो हैं जहां पे बहुत करीबी मामले हैं, 1 लाख के अंदर की हार जीत, तो वोट बढ़ा भी है। अगर उन्होंने हर सीट पे 1 लाख बढ़ा दिया या 1.5 लाख बढ़ा लिया, तो 1.5 करोड़ वोट पे नहीं पहुंच सकता, लेकिन बहुत बड़ी जीत नहीं, करीबी मामले हैं और सपा उनमें आगे निकली। बसपा का करीब 5% वोट घटाया और वो सीधे सपा को चला गया, आप ये मान लीजिए। मेरा एक अनुमान है 40 से 50 लाख वोट सपा का बढ़ा होगा। अभी मैंने डाटा इस पर प्रॉपर देखा नहीं है, लेकिन लगभग यही होगा मामला। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या आप इसे यूपी में सपा के रिवाइवल के रूप में देखते हैं कि सपा है, रिवाइव कर गई? अगर इसके पीछे के कारण देखे जाएं तो बिल्कुल है। और रिवाइव करना नहीं कहूंगा, मैं ये कह रहा हूं कि आज की स्थिति ये है कि अगर अभी विधानसभा चुनाव हो जाए तो बीजेपी को ढूंढना पड़ेगा माइक्रोस्कोप लेकर के, वापस उस दौर में पहुंच जाएगी बीजेपी जहां वो तीसरे नंबर की पार्टी हुआ करती थी। इस समय की स्थिति ये है वर्तमान की। अच्छा, आखिर ये इतना बड़ा उलटफेर हुआ क्यों? मतदाताओं ने जिन्होंने वोट नहीं दिया या जो शिफ्ट हुए, कारण क्या था? कौन सा ऐसा फैक्टर था जिसने ट्रिगर किया? सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं गिन रहा हूं कास्ट वाला है। ऑफ कोर्स राजपूत वोट ने जो शुरू किया था वो फिर आगे बढ़ता चला गया, उसे मनाने के चक्कर में बीजेपी ने जिस तरह से टिकट वितरण किया, टिकट नहीं काटे जो जरूरी थे काटने चाहिए थे, या और भी, तो ओबीसी की हिस्सेदारी टिकट वितरण में बीजेपी में बहुत कम हो गई। और ओबीसी वोट जो नॉन यादव ओबीसी है उसे अखिलेश यादव ने लगभग थोक में सीटें दी, तो वो वोट शिफ्ट हुआ अखिलेश की तरफ। एक फायदा यहां रहा अखिलेश का, एक टेक्निकल चीज हो गई। उसके बाद जो नाराजगी की अगर बात की जाए, सबसे अगर बदतरीन स्थिति उत्तर प्रदेश में है कि जिन चीजों की, पहला प्रशासन अनियंत्रित है। उत्तर प्रदेश जैसा अनियंत्रित प्रशासन किसी भी राज्य में इस समय है नहीं। कड़वी सच्चाई है, स्वीकार कर ली जाए तो अच्छी है। नौकरशाही? आपको उदाहरण सहित बता आप रहा हूं, ये आप नौकरशाही की बात कर रहे हैं? नौकरशाही इतनी ज्यादा अनियंत्रित है कि पुलिस का सिपाही भी सांसद की बात सुनने को राजी नहीं।
ठीक। इस स्तर की अनियंत्रित। मैं उदाहरण बता देता हूं, मामला दबा दिया गया। इससे बेहतरीन उदाहरण भारत में दूसरा नहीं मिलेगा। चुनाव से ठीक पहले की घटना है। चुनाव को लेकर डीएम साहब मीटिंग ले रहे थे और उस मीटिंग में अनिरुद्ध सिंह चौहान साहब, एक वीडियो थे, उन्होंने डीएम को पटक के चप्पलों से मारा। जो घटना मीडिया में दबा दी गई। पूरी मीटिंग में जिले जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसे पटक के चप्पलों से एक मारता है वीडियो, घटना दबा दी वीडियो जाती है। वीडियो जी वीडियो, वो तो तो उसी का एक चप्पलों से मतलब पीटा बहुत जूनियर कर्मचारी होता है, बहुत ज्यादा और वो जूनियर, डीएम को मार रहा है। बेचारे डीएम को पंडित जी मार रहा थे, है। गोस्वामी जी पिटे चुपचाप, और उन्होंने निलंबन से आगे कुछ नहीं हुआ। कायदा ये था कि बर्खास्त होने चाहिए थे अनिरुद्ध चौहान, सिर्फ हाँ निलंबन हुआ और वो भी खत्म हो गया मामला, समझौता होके। ठीक। ये है प्रशासन। नहीं तो आखिर ऐसा क्या दबाव था कि एक अदना सा वीडियो जो है डीएम को वो कूट रहा है, गिरा के चप्पलों से मार रहा है और डीएम कोई एक्शन नहीं ले पाया। डीएम साहब एक्शन नहीं ले पाए, यही तो दुखद है। वजह उसके पीछे कुछ भी रहो। अब यौन शोषण तो नहीं किया होगा डीएम ने, सांसद जी जैसा, ठीक है ना। इलेक्शन को लेकर मीटिंग चल रही थी, यही होगा भाई किसे क्या जिम्मा संभालना है। और वजह उसके पीछे कुछ भी हो, शिकायत करने का ऑप्शन था, चप्पलों से मारने का ऑप्शन नहीं था। आपने एक कंडक्टर को सिर्फ इस बात पर नौकरी से बर्खास्त किया था कि उसने बस रोक के नमाज पढ़वाई थी, और उस लड़के ने बाद में आत्महत्या कर ली लटक के, नौकरी जाने की वजह से। छोटी बात नहीं थी। और एक कर्मचारी, एक वीडियो बहुत छोटे लेवल का कर्मचारी डीएम को चप्पलों से मारता है और उसका निलंबन भी 1 महीने के अंदर खत्म हो जाता है। जानते हैं दोनों में फर्क क्या है? किस जिले की बात है ये? आगरा महानगर है, और आगरा का कोई भी व्यक्ति आपको ये किस्सा सुना देगा। अच्छा जी। अखबारों और मीडिया में नहीं आया। उसके पीछे की आप वजह बता रहे थे। मैं बता देता हूं कि एक कर्मचारी बर्खास्त क्यों हुआ। एक गलती पे कि उसने नमाज पढ़नी थी बस रोक के, और उसे आत्महत्या करनी पड़ी। और एक कर्मचारी डीएम को चप्पलों से पीटने के बाद भी 1 महीने के बाद अपनी नौकरी पे वापस क्यों आ जाता है। कड़वा है, लेकिन सच ये है कि वो बस कंडक्टर यादव था और ये वीडियो साहब ठाकुर साहब। ये फर्क है मूलभूत। ये है उत्तर प्रदेश का प्रशासन। अगर यही वीडियो मुस्लिम होता तो इसका घर ढहा दिया जाता और हो सकता है मुठभेड़ में मार गिराया जाता, साहब बहादुरी पे पीठ टोंक ली जाती। ठीक है, चाहते हैं हम भी गुंडाराज खत्म हो, ये हो वो हो, सब चाहते हैं, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर ये नहीं होता कि अंधा बांटे रेवड़ी और पलट पलट घर वालों को दे, वो भी नहीं चलता। और उत्तर प्रदेश की ये सच्चाई है, और इस सच्चाई ने बहुत कुछ बदला है। अगर आगरा में भी ब्राह्मण वोट दूर हुआ तो इस घटना की वजह से हुआ कि गोस्वामी साहब को चप्पलों से पीटा गया, और इस वजह से आगरा सिटी का ही ब्राह्मण वोट काफी छिटका है। ये घटना बहुत बड़ी साबित हुई इस मामले में। फतेहपुर सीकरी में ये घटना बहुत बुरी साबित हुई। तो इस तरह की चीजों को रोकना होगा, बड़ी सीधी बात है, नहीं चल पाएगा। आप राम राज्य का मुखौटा लगाकर ये सब नहीं कर सकते। नहीं, आवारा पशुओं के लिए 7 साल से हम आश्वस्त हैं, और वो आज भी वैसे के वैसे ही सड़कों पे है। किसान की इस समय इससे बदतर हालत कभी रही नहीं उत्तर प्रदेश में। कैसे वोट दे देगा? और ये मैं नहीं कह रहा एक जाति या एक वर्ग, आप किसी वर्ग के किसी जाति के किसान से पूछ लीजिए कि वो अति की श्रेणी में दुखी है या नहीं है। आप जो ये डीएम साहब को चप्पलों से पीटने वाली जो घटना बता रहे हैं, ये तो सरेआम ये है कि योगी जी के राज में ठाकुरवाद चल रहा है प्रदेश में, चल रहा है, मैं कह रहा हूं। जैसे अखिलेश के राज में अहिरवाद यादवों को चलता जैसे था, खुली छूट होती थी गुंडई करने की, पर ठाकुरवाद चल रहा है। इसके बावजूद ठाकुर बहुत नाराज बताए गए। अभी आप कह रहे थे ठाकुरों ने मुहिम चलाई जो पूरे प्रदेश में ये फैल गई। योगी जी को पूरे सोचना प्रदेश चाहिए में ठाकुर, एक मिनट, नाराज क्यों थे? एक आदमी ठाकुरवाद चलाने के लिए बदनाम है और ठाकुर वोट नहीं दे रहे हैं उसको, ठाकुर उन्हीं अहीरों को वोट दे रहे हैं। ये सब ये तो सोचने विरोधाभासी की, ये बात हो सोचना गई। भाजपा को चाहिए ना कि लौट के फिर भी वहीं गए। मतलब ठाकुरवाद चल रहा है पर प्रदेश के ठाकुरों को पता नहीं है इस बात का।
प्रदेश के ठाकुरों को पता है, लेकिन नाराजगी क्यों है ये मुझे समझ नहीं आती। यार इसका मतलब कोई ठाकुरवाद नहीं चला भाई, अहिरवाद चलता था तो अहिरों को पता था ना कि अहिरवाद और टोपीवाद चल रहा है, खुली थी। टोपावाद। ठाकुरवाद चल रहा है और ठाकुरों को पता नहीं है। बताओ, आप उत्तर प्रदेश के बताइए 10। भाई। मैं इसके एक आगे मिनट, चलता हूँ थोड़ा सा। जब अहिरवाद चलता था तो अहिरों को पता था ना, अहिरन का सरकार है वो, कि वो बोल ना सकत। आप कह रहे हैं हम्म। ठाकुरवाद चलता है और ठाकुरों को पता ही नहीं है कि ठाकुरवाद चलता है। सिर्फ अफसरों में चल रहा है क्या ठाकुरवाद? मैं बता ठाकुर देता हूँ अफसरों क्यों में पता ठाकुर। नहीं, नहीं इसका भी देखिए, जवाब मैं दिए दे रहा हूँ। इसका मेरी जवाब बात मैं दे सुनिए। रहा हूँ। हाँ, हाँ बोलिए। ठाकुरवाद कतई इस चीज को स्वीकार कर लिया जाता है, ये केंद्र का ना होकर के राज्य का चुनाव होता। प्रॉब्लम अमित हम्म। शाह और मोदी से थी, प्रॉब्लम योगी आदित्यनाथ जी से नहीं थी। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, एक मिनट। किससे प्रॉब्लम थी इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठाकुरवाद तब हम मानते जब गांव का अदना सा ठाकुर अपने गांव पे शासन कर रहा हो, पब्लिक को जीने न दे रहा हो, पब्लिक के खेत में अन्य लोगों के, अन्य बिरादरियों के खेत में जबरदस्ती घुस के अपनी भैंस चरा रहा हो, लोगों की जमीन कब्जा कर ले रहा हो, उसको कहते हैं। और आतंक फैला रहा हो, पीट रहा हो और ठाकुर के खिलाफ एफआईआर लिखने की थानेदार हिम्मत न कर पाए, इसको कहते हैं ठाकुरवाद। प्रशासन में अगर कोई छोटी मोटी घटना हो जाती है, अच्छा एक मिनट, अगर डीएम साहब उस वीडियो के खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो कर देते, तो चुनाव के दौरान जब शायद आचार संहिता लग चुकी थी कि नहीं लगी थी? आचार संहिता लगने से ठीक पहले ही घटना है, आई थिंक फरवरी सेकेंड लास्ट वीक। अच्छा, मान लीजिए अगर वो एक्शन ले लेते तो उनको कौन रोक लेता? अच्छा, और एक्शन क्यों नहीं ले पाए? मीडिया ने ये घटना दबा क्यों दी? क्योंकि इलेक्शन सर पे था। दवाई नहीं, दवाई गई। आया न्यूज़पेपर में, बहुत और अंदर की मेरी बात प्रॉब्लम। सुनिए ना, क्या यह इतना बड़ा मुद्दा है ठाकुरवाद? प्रदेश में ठाकुरवाद क्या इतना बड़ा मुद्दा है कि इससे एक पार्टी चुनाव हार जाए? फर्क तो है, अगर ओबीसी वोट शिफ्ट हुआ है तो इस बात का फर्क तो है, बड़ी ना सही, लेकिन इतना बड़ा फैक्टर तो है कि जो 10 कारण है उनमें से एक हो। अच्छा, 10 कारणों में से एक कारण ये एक तो था। है। एक चीज, दूसरा आपने ये कहा क्या खेत कब जा रहे हैं, उस पर मैं आ जाऊं तो मैं हमेशा एक बड़ी स्पष्ट बात कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कम से कम राजपूतों की इस चीज के लिए तारीफ होनी चाहिए कि उनके गांवों में अदर जातियों को सताने का जो रवैया रहा, वो उस तरह से नहीं रहा जैसा यादवों ने रखा या जैसा ब्राह्मणों ने रखा। अच्छा। आपको ब्राह्मण बहुल गांव है, उसमें 10 और जातियां आसानी से रहती नहीं मिलेंगी, वो प्योर ब्राह्मणों का गांव होगा। आपको यादव बहुल गांव है, वहां अन्य 10 जातियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहां से वो खदेड़े जा चुके होंगे। लेकिन ठाकुरों के गांव में इस तरह की चीज आपको नहीं मिलेगी। जो अच्छा है वो है, और इसमें ये प्रशासन की कोई भूमिका नहीं है, ये शुरू से रहा है। अगर ठाकुरों को बाकी समाज से एक इज्जत मिली है तो रिप्लाई में उन्होंने अभी कम से कम उस तरह से नहीं सताया। घटनाएं होती रही हैं, छोटी मोटी होती हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन उस तरह से ग्रामीण स्तर पर ठाकुरों के गांव में अन्य जातियों के साथ वो चीजें नहीं हुई। ये रहा, तो उस चीज को, जो अच्छी चीज है उसे स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं, ये उनकी क्वालिटी है। ये जो छूट अभी जिस तरह की है, उस तरह की जब भाई यादवों को मिलती है तो बिल्कुल आतंक मचा के फेंक देते हैं। तो ये फर्क है, उसे मुझे दोनों तरफ की चीजों को स्वीकारने में दिक्कत नहीं होती कभी, लेकिन ये अच्छा, कहना कि नहीं साहब। ये संविधान बचाओ, आरक्षण चला जाएगा, इस प्रोपेगेंडा ने क्या रोल प्ले किया? आरक्षण को लेकर थोड़ा सा असर होगा। संविधान बचाओ, मुझे नहीं लगता है कि संविधान बचाओ पढ़ा तो फिर हमारे बगल में बिहार है, वहां क्यों नहीं पढ़ा? बिहार के यूपी लिए में अलग क्यों नहीं पड़ा? संविधान तो था नहीं। ठेठ ठेठ जो मतलब आरजेडी के गढ़ वाली सीटें हैं, मधेपुरा है, वो सीटें और गठबंधन आपका एनडीए ले गया। जो यादव बहुल्य वाली सीटें मानी जाती हैं, जहां एम वाई समीकरण मिलके
विनिंग नंबर ले लेता है, वो सीटें सब हार गए आरजेडी वाले। अच्छा एक चीज बताइए, मोदी जी की लीड 4-5 लाख से घट के 1.5 लाख पे आ गई। हम्म। मोदी जी के प्रति बनारस को क्या नाराजगी थी? बेसिक तो जो प्रशासनिक आतंक हुआ है, कार्यकर्ता बिल्कुल लूज पड़ गया। मोदी जी भी घर घर जाके तो वोट नहीं मांग पाएंगे, हाथ हिला के सड़क पे निकल अच्छा पाएंगे। मतलब अभी भी आपको लगता है कि बनारस में वो मोदी जी को वोट, अच्छा वो रोड शो किए थे, इतना काम किए, बनारस में इतना विकास कार्य कराए, अभी भी मोदी जी को घर घर जाके वोट मांगना पड़ेगा? एक चीज समझिए, जो अमित शाह जी का, मैं अमित शाह पे आ जाता हूं, कि अमित शाह जी का जो कॉरपोरेट की तरह पार्टी चलाने का तरीका है, मार्केटिंग जैसे टारगेट दे देते हैं और ऊपर से चल रहा है कि ठीक है आपको एक झुंझुना दे दिया और वो आपको बजाना है कि नहीं साहब, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, बस। जमीन पे भी कुछ चीजें होती हैं, और उत्तर प्रदेश जैसी जगह पे जहां गांव में एक में चार ऐसे दिग्गज होते हैं जो अपने आप को पीएम से कम बड़ा अहंकार नहीं रखते, और वहां आप कार्यकर्ता को भूल जाओगे और ये लग रहा है कि सिर्फ हाथ हला के वोट चल जाएगा, नहीं चलेगा। कम से कम उत्तर प्रदेश में तो नहीं चलेगा ये मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ को आपको डोर टू डोर करना पड़ेगा। मोदी जी नहीं जाएंगे, मोदी जी का प्रतिनिधि तो कम से कम जाए, उनका जो कार्यकर्ता है वो तो गांव में जाए वोट मांगने। अब वो वोट मांगने वाला कार्यकर्ता ही नहीं है, बस्ता लगाने वाला कार्यकर्ता 12 बजे अच्छा बस्ता मुझे लगा रहा एक बात बताइए ना, मोदी जी के नाम पे पूरा देश वोट डाल रहा है, मोदी जी पूरे देश में तो वोट मांग, भाई मोदी जी के नाम पे ही पूरे देश में वोट पड़ रहा है, सुदूर रिमोट में पड़ रहा है, बनारस में मोदी जी को घर घर जाना पड़ेगा। है। पूरे मोदी जी को देश में घर नहीं घर जाते मोदी जी, परंतु नहीं क्या, बनारस का वोटर एक्सपेक्ट करता है कि कोई कार्यकर्ता जब तक मुझे मोदी जी के लिए वोट मांगने नहीं आएगा तब तक मैं नहीं। सर एक बात बताइए, आप ज्यादा सरलीकरण कर रहे हैं शायद, मुझे एक बात बताइए, मोदी जी के खिलाफ सारा का सारा वोट कंसोलिडेट हुआ है, पहली बात, और सारा वोट अजय राय को पड़ा है। अजय राय को वोट इतना मिला कहां से? भाई मुस्लिम वोट लगभग 2-2.5 लाख है बनारस में, यादव जी लोग का भी वोट ठीक ठाक है, प्लस भूमिहार वोट, भूमिहार वोट पूरा का पूरा कंसोलिडेट हुआ और पूरे पूर्वांचल में हुआ है, स्पेशली बनारस में हुआ। एक एक मेरे मित्र है राय साहब, वो कहते हैं कि एक तो हमारे गांव में कह रहे थे कि अरे कौनो बात हुई तो अजय राय ने हमान के संगे खड़ा हुई हैं, मोदी जी कहाँ आई हैं हमारे दुआरे। मतलब तो या मोदी की जगह द्वार पे किससे जाना चाहिए? ये सवाल तो उठेगा, हर एक को उठाना चाहिए। मतलब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं अपने विधायक के वोटर पास ये जाऊंगा, एक्सपेक्ट करता है कि सांसद उसके दरवाजे पे आए। लेकिन वोटर कम से कम ये एक्सेप्ट करता है कि सांसद से जुड़े हुए लोग तो उसके दरवाजे तक आए, उसकी आवाज सुनने वाले जो हों। पिछले 10 साल में बनारस पे ही मैं आ जाता हूं, पिछले 10 साल में बनारस में जो लोकल कैडर था उसे हाँक के गंगा की दूसरी तरफ फेंक दिया। हम्म। दिल्ली से बैठ के बनारस मैनेज आप कितना कर सकते थे उतना आप कर पाए। आप जीत इसलिए गए, वहां से मोदी थे, मोदी के अलावा कोई और होता बनारस सीट हारते। अगर मोदी जी के अलावा कोई भी और बनारस सीट से होता, आप बनारस हारने जा रहे थे, क्योंकि आपने अच्छा बनारस में जो मतलब कार्यकर्ता। बनारस के लिए आज तक जो भी इस सरकार ने, मैं मोदी जी को छोड़ देता हूं, हम्म। मोदी जी ने या इस भारत सरकार ने आज तक जो भी बनारस के लिए किया, इसके बावजूद बनारस हार जाते क्यों? क्योंकि मोदी का कोई कार्यकर्ता मेरे दरवाजे पर नहीं आया। अच्छा अगर किस सिर्फ किस किस सांसद का कार्यकर्ता हर एक आदमी के दरवाजे आता है भैया? नहीं, कितने इसीलिए तो वोटर होते ज्यादातर हैं? हारे हैं, हैं? इसीलिए तो ज्यादातर हारे हैं, कार्यकर्ता जो द्वार तक नहीं जीते हैं, पहुंचा। जो जीते हैं, एक मिनट, क्या वाकई भारत का वोटर ये एक्सपेक्ट करता है कि उसका सांसद उसके दरवाजे पे आएगा? उस कम से सांसद कम का उत्तर काम प्रदेश होता, का करता है। एक बात बताइए ना कि उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता, सॉरी जो वोटर है, वो क्या वाकई इतना नाइव है, इतना भोला है, या इतना स्वार्थी है कि उन्होंने देश के लिए कुछ किया चाहे नहीं किया, चाहे देश को लूट के खा गए? अच्छा कितने घर के, एक मिनट,
कितने लोगों के दरवाजे पे सांसद या उसका प्रतिनिधि या उसका कार्यकर्ता आ जाता है, बताइए जरा। तो एक छोटी सी चीज पे आता हूं मैं एक कोई खाने पीने के सामान में गोलगप्पे बेच रहा हूं सड़क पे, मेरा पड़ोसी खराब बेच रहा है, ये कह के मैं कितने दिन बेच सकता हूं? मुझे आखिरी में तो अपने अच्छे बता के ही बेचने पड़ेंगे। पूरे प्रचार में कहा भाजपा आपको पॉजिटिव प्रचार करती दिखी? क्यों, कौन सा नेगेटिव प्रचार कर दिया भाजपा ने? आप अभी भी भाजपा ने अपने कांग्रेस विकास की कार्य कमी गिना गिनाए, रहे हो। एक मिनट, भाजपा ने अपने विकास कार्य गिनाए जो देश ने प्रगति की है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, इकोनॉमी के मामले में, हर मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, घर घर बिजली पहुंचाना और बाकी नल का पानी पहुंचाना, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, और इसके अलावा जितना डेवलपमेंट कार्य हुआ है, कौन सा काम भाजपा ने नहीं पहुंचाया? कौन सा काम ऐसा है, एक मिनट, ऐसा कौन सा काम भाजपा ने जो किया और पब्लिक को ना पता हो? और कौन सा पॉजिटिव प्रचार करेगी भाजपा? अच्छा, अच्छा, नेगेटिव प्रचार क्या? अच्छा, भाजपा ने राम मंदिर बनाया, ये किस हिंदू को और किस भारतीय को नहीं पता है? फिर आप अयोध्या में क्यों आ गए? मैं तो यही पूछ रहा हूं कि आपने राम मंदिर बनाया, बहुत अच्छा किया, पूरा देश उपकार मानता है। इस देश में, एक मिनट, इस देश में एक बहुत पुराना जुमला है कि डेवलपमेंट से चुनाव नहीं जीते जाते। सुनिए, मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। महेंद्रनाथ पांडे हैं, चंदौली से चुनाव अभी हारे हैं कल। पहले सैदपुर के विधायक हुआ करते थे, मूल क्षेत्र सैदपुर के रहने वाले, अब चंदौली की राजनीति करते हैं। जब कल्याण सिंह का शासन था, कल्याण सिंह के राज में 6-6.5 साल मंत्री रहे लगातार, और मंत्री थे वो पंचायती विभाग के। इतना काम किए, इतना काम किए, इतना काम किए कि मतलब काम की अति हो गई थी विकास कार्यों की, और दिन रात क्षेत्र में ही पड़े रहते थे। सुबह 7 बजे कार्यकर्ताओं के और अपने वोटर के घर जाते थे। 6.5 साल तक अपने घर दफ्तर गईबे नहीं किए, क्षेत्र में ही पड़े रहे। कोई ऐसा घर नहीं था जहां वो न गए हों। चुनाव हुआ, 6.5 साल इतना, और बड़े ईमानदार थे, बहुत ईमानदारी से विधायकी और मंत्री पद संभाले थे। चुनाव हुआ, सच्ची घटना बता रहा हूं सैदपुर की। बसपा से एक कैलाश यादव जी, जो कि टेलीकॉम के ठेकेदार थे, आए, सीधे 2 करोड़ रुपया बहन जी को दिए, टिकट ले लिए और चुनाव लड़ गए। सपा से भी एक भाई साहब थे कोई, और एक कोई और थी, किस पार्टी के थे मुझे याद नहीं। याद तो सपा बसपा कुछ हुआ, चुनाव हुआ, सब महेंद्र पांडे चौथे नंबर पे आए थे, चौथे नंबर पे। इस वीडियो में अगर कोई सैदपुर का, अगर कोई स्थानीय निवासी मेरा ये वीडियो देख रहा होगा, बहुत लोग देखते हैं, तो वो कमेंट में लिख देंगे। मुझे अच्छी तरह याद है, चौथे नंबर पे आए थे। अब भैया पांडे जी क्यों हारे? सांसद विधायक हमारे घर नहीं आता। उत्तर प्रदेश की राजनीति थोड़ी अलग होती है, ये मानिए। एक मिनट, इसका उसी दिन मैंने कह दिया था, इस देश में ईमानदारी, पुरुषार्थ, दिन रात पब्लिक की सेवा, विकास कार्य से चुनाव नहीं जीते जाते। अच्छा, लोग कहते हैं ना कि तेरही बरही में नहीं आए, हमारे लड़का का हैप्पी बर्थडे था उसमें नहीं आए, वो अभी किए, तब भी नहीं जीते। क्यों? मैं महेंद्रनाथ पांडे जी पे आ जाता हूं। उन्होंने जो जातीय डेवलपमेंट किया, जाति, अच्छा, उन्होंने डेवलपमेंट भी बराबर किया था, जातीय समीकरण नहीं साध पाए, जातीय समीकरण में चौथे नंबर पे चले गए। एग्जैक्टली जो मैं कहना चाह रहा था वो आपने कह दिया। उन्हें वो भी साध के रखना चाहिए था। कुल मिला के ये, अच्छा, लोग कह रहे हैं ना, टिकट वितरण बहुत गलत हो गया। अरे मोदी का कौन सा टिकट वितरण गलत हो गया? हिंदुत्व का एजेंडा छोड़ दिए,
अरे राम मंदिर बनवा दिया, अब कौन सा हिंदुत्व का एजेंडा छोड़ दिए, विकास नहीं हुआ, ये बहाने मतलब विकास से मारा कि देश को पाट दिए, तब भी हार गए। तो भैया जातीय समीकरण, सवर्णों ने वोट तो नहीं साधना दिया चाहिए है। था। सुनिए, इस चुनाव में सवर्णों ने वोट नहीं दिया, इस चुनाव में ओबीसी का वोट खिसक गया, और इस चुनाव में दलितों का सारा वोट कांग्रेस और सपा को शिफ्ट हो गया। अब वो किन कारणों से हुआ, संविधान बचाओ में हुआ, आरक्षण बचाओ में हुआ, किसमें क्या हुआ, क्या गलतफहमी हुई, आईटी सेल फेल हो गया, गलतफहमी वो नहीं है। तमाम बातें। आरक्षण हम्म। को लेकर के कम से कम 7 या 8 बड़ी नियुक्तियां इस समय हाई कोर्ट में अटकी हुई हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये सिर्फ आशंका वाली चीज नहीं है। आरक्षण को सही तरह से लागू ना करने को लेकर के 7 या 8 वैकेंसी वो हैं जो हाईकोर्ट में अटकी हैं इस समय। तो छेड़छाड़ तो वहां भी हुई है, तभी ये आशंका पनपी है। लोकतंत्र में आप लोक को गलत नहीं कह सकते हैं, गलती तंत्र में ही ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि 5 साल बाद आपको जाके फिर उसी लोक से वोट मांगना है। तो हम ये कह के नहीं बच सकते कि नहीं साहब लोग खराब है, वोटर खराब है। जो गलती लोग तंत्र की दारू, ही होगी। सुनिए, जो लोग दारू पी के और 500 रुपया लेकर या जातीय दुराग्रहों के चलते वोट देगा, उसकी आलोचना मैं करूंगा। ये किसने कहां लिख दिया, किसने कह दिया कि लोक की आलोचना नहीं होगी? लोग साला देश को बेच के खा जाए, लोक की आलोचना नहीं होगी? तो देश लोक का ही है, अगर वो बेचने को उतारू है तो हम आप रोक भी नहीं सकते। नहीं, किसने बोल दिया देश लोक का है? तो देश तंत्र का भी 500 नहीं हो रुपए में सकता। आप अपना वोट बेचेंगे? तो फिर 500 रुपए में ही बिक रहा था, तो भाजपा के पास तो बहुत पैसा था, अमित शाह जी के पास बहुत मैं एक बात, मैनेजमेंट था, खरीद लेना था। इस चुनाव में और पैसा इतनी नहीं चला नैतिक है भी नहीं ये। है कि खरीदते ना हो। एक मिनट, इस चुनाव में पैसा नहीं चला है, ये भी एक सवाल आया है कि चुनाव में पैसा क्यों नहीं बांटे, क्यों नहीं चुनाव प्रचार किए, वो तमाम। देखिए, चुनाव जिस तरीके से चुनाव लड़ा है भाई, ये इसकी समीक्षा तो अभी 1 महीना चलेगी भैया, ये तो आज हम तो पहला चलेगी, वीडियो बहुत कर कुछ रहे हैं। कहने को। परंतु मेरा टेक एक ही है, जातीय समीकरण साधने में फेल हुआ, और अखिलेश ने जो टिकट वितरण किया था वो बेहतरीन था, लाजवाब था। और एक और आरोप लग गया है कि योगी जी ने 35 नाम दिए थे, 35 का 35 जो है अमित शाह जो है वो पिछवाड़ा पहुंच के जो है डस्टबिन में फेंक दिए। पता नहीं, योगी हमारे जी, फिरोजाबाद की टिकट तो बाबा जी की मर्जी से मिली थी। अब पता नहीं भैया क्या है, एक अफवाह नहीं, चल ये तो रही है, उस पर कंफर्म भी है, चर्चा चल। फिरोजाबाद की टिकट जो लास्ट मोमेंट पे नाम नया आया, वो महाराज जी की मर्जी से था। अब पता नहीं और वो भी महाराज जी ऐसे की व्यक्ति मर्जी का से आया था, जो 3 दिन पहले सपा का प्रचार कर रहा था, तो चुनाव तो हारना वो, ही था। तो कुल मिला के अभी फिलहाल ये चल रहा है, यहाँ लखनऊ में बैठा हूं मैं, कि 35 नाम की लिस्ट गई थी जो कि अमित शाह ने पहुंच के फेंक दी। खैर, चलिए, फिलहाल आज का ऐसा है कि अभी इतनी समीक्षा हुई, अभी निष्कर्ष पे तो हम नहीं पहुंच सकते, अपने अपने कारण सब लोग गिनाते रहेंगे। कोई आखिरी देखिए, रिमार्क कर दीजिए, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त किया जाए। मैं यही कहूंगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश को चुनाव की बात कर रहे हैं, मैं एज ए व्यक्ति बात कर रहा हूं, वो एक अलग चीज है। आप राजपूत होकर के कभी राजपूत बन के ना सोच के एक नागरिक की तरह सोचते हैं, मैं ऐसा कर लेता हूं। लेकिन आप और मेरे जैसे लोग माइक्रो संख्यक हैं, अल्पसंख्यक भी नहीं। भैया, हम गिनती मैंने में कभी उंगलियों लायक हैं उत्तर प्रदेश में, ये सच्चाई है। और इस मैंने सच्चाई को कभी पार्टियों को भी समझना सर, होगा, हमें आपको भी। मैंने कभी राजपूत बनकर नहीं सोचा, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय, सच्चा वही मैंने देशभक्त कहा कि आप भारतीय, नागरिक बन के सोच और रहे हैं, आप भारतीय बन के सोच रहे हैं। आप एक उम्मीद मत सच्चा करिए कि सब सोचेंगे। सच्चा सनातनी हिंदू बन के ही सोचा है आजीवन। तो मेरे जब लिए आप राष्ट्र ऐसा प्रथम। कर रहे हैं, ऐसे लोगों की संख्या उंगलियों पे गिनने लायक है उत्तर प्रदेश में। 100 लोग आपको पूरे यूपी में नहीं मिलेंगे ऐसे, और हम 100 लोग मिलके चुनाव जिताए या हरा नहीं सकते। चलिए, बड़ी अच्छी समीक्षा रही, बड़ा अच्छा वीडियो बना। अजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर दोबारा मिलेंगे। राम राम। अभी सुनिए, अभी आपके आपके क्षेत्र की जो यादव लैंड है उसकी समीक्षा करूंगा, सीट वार, जरा थोड़ा सा डाटा निकाल लीजिए। बिल्कुल, आपको एक एक सीट का डिटेल मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।
राम।